हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बाइनरी रिलेशन और ऑपरेशंस ऑन रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो किसी बाइनरी रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ऑर्डर पेयर को समझना होगा। ठीक है। तो देखिए ऑर्डर पेयर क्या होता है। एन ऑर्डर पेयर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कॉमा बी वेयर एलिमेंट ए इज कॉल्ड द फर्स्ट एलिमेंट एंड एलिमेंट बी इज कॉल्ड द सेकंड एलिमेंट। ठीक है। देखिए दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, एक ए और एक बी। अब इन दोनों से हमें एक ऑर्डर पेयर बनाना है। तो हम एक ऑर्डर पेयर ऐसे भी बना सकते हैं, ए कोमा बी। एक ब्रैकेट में इन दोनों एलिमेंट्स को हमने लिस्ट कर दिया, तो एक तो ये ऑर्डर पेयर बन गया हमारा। एक दूसरा ऑर्डर पेयर और हम बना सकते हैं कि हम इस बार बी को फर्स्ट एलिमेंट बना लें और ए को सेकंड एलिमेंट बना लें। तो ये दो ऑर्डर पेयर बन गए हमारे, और ये दोनों ऑर्डर पेयर हमारे इक्वल नहीं होते हैं, क्योंकि ये पेयर है हमारा, सिंपल पेयर नहीं है। ये कैसा पेयर है? ऑर्डर पेयर है। तो इसमें हमें ऑर्डर को भी ध्यान में रखना है कि पहले ए एलिमेंट लिखा हुआ है या फिर बी एलिमेंट लिखा हुआ है। ठीक है। तो अगर ये ऑर्डर पेयर है आपका, तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए है, और ये इसमें बी जो है वो सेकंड एलिमेंट है इस ऑर्डर पेयर का। इसी तरह से यहाँ पर सेकंड ऑर्डर पेयर में अगर हम देखें तो इसमें बी जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है और ए इस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट है। तो ये तो हुआ ऑर्डर पेयर। अब चलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पर, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को जब तक हम समझ नहीं लेंगे तब तक रिलेशन को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पर। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है इसको समझ लेते हैं। The Cartesian product of set A and set B is the set of all order pair A, B, where A is the element of set A and B is the element of set B। ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए सपोज हमारे पास दो सेट हैं। एक सेट मैंने ये ले लिया A और एक सेट ले लिया हमने B। सपोज A में जो एलिमेंट हैं वो हमारे पास एलिमेंट हैं 1 और 2, और बी में जो एलिमेंट हैं वो हमारे पास हैं ए और बी। ठीक है। अब देखिए इनसे हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो सेट ए और बी है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी से। ए क्रॉस बी का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का हमें लेना है, तो इसमें क्या करेंगे? ये क्या होता है? एक सेट होता है सभी ऑर्डर पेयर का। ऑर्डर पेयर का अब ऑर्डर पेयर कैसे बनाएंगे? देखिए पहले इस वन को, पहले ए लिखा हुआ है यहाँ पर, तो पहला जो एलिमेंट लेना है वो हमेशा सेट ए का लेना है। तो ए का वन, ए का ए के साथ एक पेयर बन जाएगा, तो वन, वन का ए के साथ एक पेयर बन जाएगा तो 1 ए। दूसरा इस वन का बी के साथ भी पेयर बन सकता है, तो 1 बी। उसके बाद इस टू का ए के साथ पेयर बन सकता है, तो 2 ए। और उसके बाद टू को आप बी से भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 बी। ठीक है। तो ये ए क्रॉस बी आ गया हमारा। कहने का मतलब दो कार्टेशियन, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हुआ? ए क्रॉस बी हुआ, जो कि क्या होता है? एक सेट होता है। किन का सेट होता है? ऑर्डर पेयर्स का। देखिए इस सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? ऑर्डर पेयर हैं। तो उन सभी ऑर्डर पेयर का सेट जो है वो क्या हो जाएगा? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी। ये मैं आपको बता चुका हूँ। मैथमेटिकली इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए कोमा बी। और जहाँ पर ए जो होगा फर्स्ट एलिमेंट वो सेट ए का होगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट जो सेट है वो ए है। और जो बी जो एलिमेंट होगा वो किस सेट का होगा? बी सेट का होगा, क्योंकि यहाँ सेकंड नंबर पर बी सेट है। ठीक है। इफ द सेट हैज एम एलिमेंट्स, अगर सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? एम एलिमेंट हैं। और सेट बी में कितने एलिमेंट हैं? एन एलिमेंट हैं। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए में कितने एलिमेंट थे? एम।
बी में कितने एलिमेंट थे, एन, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आया, एम एन। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, एम एन एलिमेंट होंगे। यहाँ पर भी देख सकते थे आप, यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल दिया था, ये ए और बी में कितने एलिमेंट हैं, ए में भी 2 एलिमेंट हैं और बी में भी 2 एलिमेंट हैं। तो अगर आप ए क्रॉस बी में एलिमेंट पूछें कि कितने एलिमेंट होंगे, तो 2 2 जा 4, यानी ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट होंगे। जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें 4 एलिमेंट्स आए भी थे। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ ए इक्वल टू 2 3, दो सेट हमें दे रखे हैं। एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 2 और 3, और एक सेट है हमारा बी जिसमें एलिमेंट है हमारे, जिसके एलिमेंट हैं ए बी और सी। अब हमें फाइंड क्या करना है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए, और ए क्रॉस ए एंड बी क्रॉस बी। ये सभी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं। ए क्रॉस बी मतलब ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और बी क्रॉस ए भी ए और बी क्रॉस ए क्या है, सेट बी और सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और ए क्रॉस ए सेट ए का सेट ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इसी तरह से बी क्रॉस बी सेट बी का सेट बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन पर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले ए जो सेट है गिवन है हमारा, उसको लिख लेते हैं, वो है 2 3। और सेट बी है हमारा A, B, C। सबसे पहले हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करेंगे, ये एक सेट होगा किनका, ऑर्डर पेयर का। अब इसमें आप ए के सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर बनाएंगे बी के सभी एलिमेंट के साथ, क्योंकि सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, यहाँ ए है, तो पहले ए का एलिमेंट लिखेंगे ऑर्डर पेयर में। देखिए, 2 को अब आप सेट ए का जो एलिमेंट 2 है इसको सभी बी के एलिमेंट के साथ लेकर ऑर्डर पेयर बनाएं, तो क्या बनेगा, 2 को ए के साथ लेंगे तो 2 ए, फिर 2 को बी के साथ लेंगे तो 2 बी, फिर 2 सी आ जाएगा। तो 2 का हमने सभी के साथ पेयर बना दिया। अब 2 के बाद है नेक्स्ट एलिमेंट ए में 3, तो 3 का पेयर बना दीजिए। ठीक है, तो 3 ए आ जाएगा, जब 3 को ए के साथ लेंगे, फिर 3 बी आ जाएगा, और फिर 3 सी आ जाएगा। तो ये सभी ऑर्डर पेयर्स का जो सेट है हमारा, ये आ गया हमारा ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी आ गया हमारा 2 ए, 2 बी, 2 सी, 3 ए, 3 बी और 3 सी। इसी तरह से हमें फाइंड करना है सेकंड नंबर, बी क्रॉस ए। अब जब बी क्रॉस ए हमें फाइंड करना है, तो ये भी सेट होगा ऑर्डर पेयर्स का, लेकिन इसमें पहला एलिमेंट किसका होगा, सेट बी का होगा, क्योंकि बी पहले है। तो यानी आपको इधर से पेयरिंग करनी है ए की। सेट बी का पहले एलिमेंट क्या है, ए, तो ए को सभी एलिमेंट्स के साथ लेंगे सेट ए के। तो ए को लिया आपने, तो A, 2, ए को 3 के साथ लिया तो A, 3। ठीक है, अब ए को सभी के साथ ले लिया, अब बी को लेना है, तो B, 2, B, 3। अब बी को ले चुके हैं, अब क्या बचा सी, तो सी को ले लीजिए, तो C, 2, C, 3। ये आ जाएगा आपका बी क्रॉस ए। ठीक है, अब फाइंड करना है थर्ड पॉइंट आपको फाइंड करना है ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए फाइंड करना है, तो बेटर ये है कि पहले आप यहाँ साइड में एक सेट को लिख लीजिए, क्या था, 2 3। इस बार इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ ही लेना है, तो इस ए को दोबारा यहाँ लिख लीजिए, 2 3। अब इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे ए का ए के साथ ही। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस ए को, ये जो एलिमेंट है 2 को, इन दोनों एलिमेंट के साथ इसका पेयर बना देंगे। ये हो जाएगा 2 2, फिर 2 3। अब इसका ये जो नेक्स्ट एलिमेंट है ए में 3 को इन दोनों के साथ पेयरिंग कर दीजिए उसकी, 3 2 और 3 3। तो ये आ जाएगा आपका ए क्रॉस ए। ठीक है, जिसके एलिमेंट्स हैं 2 2, 2 3, 3 2 और 3 3। इसी तरह से आपको फाइंड करना है नेक्स्ट बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी। बी क्रॉस बी फाइंड करना है, तो पहले एक काम कर लीजिए, बी को यहाँ पर लिख लीजिए। बी है आपका A, E, C, ये 3 एलिमेंट्स हैं बी में।
इस बी को दोबारा लिख लीजिए, क्योंकि बी का प्रोडक्ट बी के साथ ही लिया गया है। तो ए कोमा बी कोमा सी, फिर से बी सेट को लिख लिया मैंने। अब देखिए इस ए एलिमेंट की इन तीनों के साथ पेयरिंग कराइए, तो ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे? ए कोमा ए कोमा बी, ए कोमा सी। अब इस बी एलिमेंट की पेयरिंग कर दीजिए इन तीनों के साथ, तो क्या बनेगी? बी कोमा ए, बी कोमा बी, और बी कोमा सी। अब ये सी बचा, तो सी को पेयर कर दीजिए तीनों के साथ, तो बनेगा सी कोमा ए, सी कोमा बी, और सी कोमा सी। और क्या आएगा? सी कोमा सी। क्लियर? तो ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अच्छा, मैंने एक बात आपको और बताई थी कि अगर ए में एम एलिमेंट हैं और बी में एन एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होते हैं? एम एन होते हैं। तो यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ए में कितने एलिमेंट थे? 1 और 2। और यहाँ बी में कितने एलिमेंट थे? 1, 2 और 3। तो बी में 3 थे, तो ए क्रॉस बी में कितना हो जाएगा? 2 × 3 यानी 6 एलिमेंट। देख लीजिए 6 आए हैं क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो यही रिजल्ट मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आते हैं रिलेशन, या फिर जिसको हम बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, then any subset R of the Cartesian product A cross B is called a relation from set A to set B। और इसको मैथमेटिकली अगर हम रिप्रेजेंट करें, तो वो लिख सकते हैं हम, रिलेशन क्या होता है? सेट होगा इसका ऑर्डर पेयर का, ए कोमा बी का, जिसमें ए फर्स्ट सेट का एलिमेंट होगा और बी सेकंड सेट यानी बी का एलिमेंट होगा। और साथ में एक प्रॉपर्टी भी होगी, ए रिलेटेड बी, यानी ए और बी में आपस में क्या रिलेशन है। देखिए पहले मैं इसको समझाता हूँ आपको थोड़ा सा, देख लीजिए। सपोज एक सेट ले लिया हमने, एक सेट ले लेते हैं ए, इसमें एलिमेंट है 2 और 3। एक सेट ले लिया हमने बी, इसमें एलिमेंट है हमारा 1 और 4। अब हम फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी अगर मैं फाइंड करूंगा, तो पहले ए के सभी एलिमेंट्स को बी के साथ लूंगा, तो 2, 1 हो जाएगा। तो 2 को, और 2, 4, फिर इस एलिमेंट को लूंगा 3 को, तो 3, 1 और 3, 4 हो जाएगा। तो ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया ए और बी सेट्स का। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा सेट बनाइए कार्टेशियन प्रोडक्ट का, कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही ए क्रॉस बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट से एक ऐसा सेट बनाइए कि जिसमें ये जो ऑर्डर पेयर हैं, मैं एक रेस्ट्रिक्शंस लगा देता हूँ कि ए इज लेस देन बी हो। कोई ऑर्डर पेयर अगर मैं ए और बी लूं, तो उसमें ए क्या हो? लेस देन किससे हो? बी से हो। ठीक है, तो अगर मैं ऐसी रेस्ट्रिक्शंस लगा दूंगा, तो देखिए यहाँ पर ए जो है वो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड वाले से लेस देन होना चाहिए। ठीक है, देखिए इस ऑर्डर पेयर को मैं उस सेट में नहीं ले सकता, क्योंकि 2 जो है वो 1 से ग्रेटर है, यानी ये नहीं आएगा। ये आ जाएगा 2, 4, क्योंकि 2, 4 से लेस देन है। 3, 1 भी नहीं आएगा, क्योंकि 3, 1 से लेस देन नहीं है। 3, 4 आ जाएगा। तो कहने का मतलब एक नया सेट निकल गया मेरा ए क्रॉस बी से। इस सेट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया आर से। और ये जो आर है, ये ए क्रॉस बी का क्या है? सबसेट है, क्योंकि इसी में से निकला है ये। ठीक है, तो ये सबसेट हमें कब मिला? जब मैंने एक रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, यानी एक रिलेशन यहाँ पर डिफाइन कर दिया। तो कहने का मतलब जो हमारा रिलेशन होता है आर, वो क्या होता है? सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ठीक है, तो यही बात मैंने आपको यहाँ पर समझाई है कि जो रिलेशन होगा हमारा, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो आई होप कि अब आप रिलेशन को आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब सबसे पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को
डिफाइन करेंगे और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही एक रिलेशन डिफाइन करके रिलेशन का सेट भी आप बना सकते हैं। तो ये रिलेशन की डेफिनेशन को हमने समझा। एक रिमार्क भी आपको याद रखना है, इफ A comma B belongs to R, then we write A is related to B। ठीक है। अब देखो यहाँ पर, सपोज एक कार्टेशियन प्रोडक्ट था हमारा A क्रॉस B, उससे हमने एक रिलेशन फाइंड किया था और उस रिलेशन में कुछ ऑर्डर पेयर आए थे हमारे। सपोज एक ऑर्डर पेयर क्या आया, एक A कोमा B आया। ठीक है। तो अगर ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में है, यानी ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन का एलिमेंट है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं A कोमा बी बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है कि A जो है वो B से रिलेटेड है, तभी ये रिलेशन में आएगा। तो दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, A कोमा बी बिलोंग्स टू R का मतलब है कि A रिलेटेड टू B। इसके बाद अगर कोई ऑर्डर पेयर है A कोमा बी, वो आर में एग्जिस्ट नहीं करता। सपोज जैसे ये है रिलेशन, एक मैं ले लूं, इसमें है 1,2 और 2,3, और मैं कहूं कि क्या ये एलिमेंट 2,2 एक एलिमेंट है 2,2, तो क्या ये आर में है, रिलेशन आर में बिलोंग करता है? तो नहीं। देखिए रिलेशन में तो दो एलिमेंट, दो ऑर्डर पेयर हैं, एक तो 1,2 और एक 2,3। 2,2 इस आर में नहीं है, यानी 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसको हम ऐसे लिखेंगे, या फिर इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ये जो ए है, फर्स्ट एलिमेंट 2 इज नॉट रिलेटेड टू 2। इसको नॉट रिलेटेड को हम इस सिंबल से बना देते हैं, इज नॉट रिलेटेड टू, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है रिमार्क में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is 2 to the power mn, where m and n are the number of elements in set A and set B respectively। अब इसको समझते हैं, इसका क्या मतलब है। देखिए एक सेट है हमारा A, जिस सेट में कितने एलिमेंट हैं हमारे m, और एक सेट है B जिसमें कितना एलिमेंट है हमारा n। अब अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, मतलब इनका अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे A क्रॉस B, तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, उसमें होते हैं एलिमेंट m इंटू n, यानी mn। और अगर हम रिलेशन बनाएंगे कि रिलेशन में कितने एलिमेंट होंगे, तो रिलेशन में जो एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे, वो 2 की पावर mn होंगे। 2 की पावर mn क्यों होंगे? क्योंकि रिलेशन जो है वो सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का, यानी इस सेट का सबसेट है। तो अगर इस सेट में mn एलिमेंट हैं, तो उसके कितने सबसेट होते हैं, 2 की पावर mn होते हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, सेट ए से सेट बी पर जो रिलेशन डिफाइन है, 2 टू दी पावर mn रिलेशन होंगे। उतने रिलेशन आप बना सकते हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। लेट आर equal to the set of order pair A comma B, where A belongs to A and B belongs to B and A related to B। A related B तो होगा ही, क्योंकि तभी तो ये रिलेशन में आया है ऑर्डर पेयर, अगर दोनों रिलेटेड होंगे तभी आएगा। बी आर रिलेशन फ्रॉम सेट A to set B, then the set of first coordinates of every element of R is called domain of R, and the set of second coordinates is called रेंज ऑफ आर। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक रिलेशन है आर। अब रिलेशन है तो इसके अंदर ऑर्डर पेयर्स होंगे, तो सपोज ऑर्डर पेयर्स हैं हमारे 1,A, 1,B, 2,C और 2,A।
अब इसकी हमें डोमेन फाइंड करनी है, तो डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो डोमेन फाइंड करनी है, तो डोमेन क्या होती है, ये रिलेशन सपोज हमने डिफाइन किया है ए सेट से बी सेट पर। तो ए में जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का वो ए का होता है, यानी 1 2, ये सेट ए के एलिमेंट हैं। और बी में कौन कौन होंगे, जो लास्ट वाले हैं, ए बी और सी, ए बी सी, ये सेट बी के एलिमेंट है। तो अब देखिए डोमेन क्या होगी रिलेशन की, रिलेशन की डोमेन, जो ये फर्स्ट एलिमेंट है इनको लिख लीजिए। तो देखिए 1 ये 1 है, फिर से तो सेट में एक नंबर एक बार, एक एलिमेंट एक बार ही लिखा जाता है, तो इसको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं। तो 1 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, और ये यहाँ से 2, यानी 2 एक बार ही आएगा। तो डोमेन तो हो गई इसकी 1 2। अब इसकी रेंज फाइंड करनी है, रेंज फाइंड कर लेनी है। तो रेंज क्या होगी, रेंज में क्या होगा, जो सेकंड एलिमेंट्स है ऑर्डर पेयर में इनका एक सेट बना दीजिए। तो सेकंड क्या है, यहाँ पर ए, फिर यहाँ पर क्या है बी, फिर यहाँ पर क्या है सी, और फिर से ये ए है, तो ए तो ऑलरेडी आ चुका है एक बार, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। तो ये इस रिलेशन की रेंज हो जाएगी। तो इस तरह से डोमेन और रेंज को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। कहने का मतलब डोमेन जो होती है हमारी, वो क्या होती है, डोमेन में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर क्या लिखा हुआ है कि ये किसका सेट है, ए एलिमेंट का सेट है, और जो ए एलिमेंट होगा वो किसका होगा, इस सेट का होगा। और ए और बी जो होंगे वो रिलेशन में बिलोंग करेंगे। ठीक है, इसी तरह से जो रेंज होती है, रेंज क्या होती है रिलेशन की, रेंज में एलिमेंट सपोज क्या है बी, तो बी किसका एलिमेंट होगा, सेट बी का होगा, क्योंकि ये बाद में आया हुआ है, सेकंड कोऑर्डिनेट है। तो बी जो होगा वो होगा सेट बी का एलिमेंट, और ए और बी क्या होंगे, आपस में रिलेटेड होंगे। तो डोमेन और रेंज को समझ लिया हमने। अब इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से और भी आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, एक सेट आपको गिवन है ए, जिसमें एलिमेंट्स हैं आपके 1 2 और 3, और सेट बी के एलिमेंट्स हैं आपके ए और बी। कंप्यूट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। अब आपको ये बताना है कि अगर ए से बी पर हम एक रिलेशन डिफाइन करें तो उसमें कितने रिलेशंस बना सकते हैं। ठीक है, देखिए सेट ए है आपका, जिसमें एलिमेंट है आपके 1 2 3, और सेट बी है आपका, जिसमें एलिमेंट है 1 बी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, AKTU एग्जाम में। अब देखिए सबसे पहले तो आप फाइंड कर लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 एलिमेंट है, तो 3 हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, वो कितने हो गए, 1 और 2 एलिमेंट्स। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए में होते हैं उनको हम बोल देते हैं एम, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी में होते हैं उनको बोल देते हैं एन। तो एम की वैल्यू 3 और एन की वैल्यू 2 मिल गई आपको। अब आपको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और ये क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, कितने होते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, कितने रिलेशन पॉसिबल होते हैं, 2 टू दी पावर m n। तो 2 टू दी पावर m कितना है, 3, 3 इंटू n कितना है 2, तो 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 कितना हो गया, 2 टू दी पावर 6। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो उतने नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस आपके आ जाएंगे, कि इतने पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशंस आपके होंगे। अब आते हैं ऑपरेशंस ऑन रिलेशंस पर। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस ऑन अ रिलेशंस। सबसे पहला
है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ रिलेशन, यानी किसी रिलेशन का आप कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, let R be a relation from set A to set B, then the complement of relation R is denoted by R bar or R dash is a relation from A to B such that। अब समझते हैं इसको हम। जैसे सपोज हमारे पास एक सेट है ए और एक सेट है बी। सपोज इसमें एलिमेंट है हमारे 1 और 2, और इसमें एलिमेंट है सपोज 1 और ए और बी। तो ए क्रॉस बी अगर हम फाइंड करें इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उसमें क्या एलिमेंट आएंगे, पहले 1 की पेयरिंग इन दोनों एलिमेंट से करेंगे तो 1 कोमा ए और 1 कोमा बी, और 2 कोमा बी, 2 कोमा ए और 2 कोमा बी। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आया। अब इसमें से इसका एक सबसेट आर होता है रिलेशन। सपोज वो कितना है हमारा, वो है 1 कोमा ए और 2 कोमा बी, यानी इस रिलेशन में दो ऑर्डर पेयर हैं। ठीक है, अब इस आर का आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट किससे डिनोट करते हैं आप, आर बार से, या फिर किससे डिनोट करते हैं, आर डैश। तो ये कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऐसे फाइंड करते हैं, इस रिलेशन को देखेंगे हम, आर को। ये रिलेशन किससे डिफाइन है, सेट ए से सेट बी पर। तो पहले सेट ए और सेट बी का आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट देखना होगा। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से वो सारे ऑर्डर पेयर आप हटा दीजिए जो इस रिलेशन में है। तो बाकी जो ऑर्डर पेयर का सेट बचेगा वो आपका बोला जाएगा इस रिलेशन का कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे ये 1 कोमा ए है तो इसमें से इसको हटा देंगे, और 2 कोमा बी है तो इसको हटा देंगे। तो बाकी क्या ऑर्डर पेयर बचे आपके, 1 कोमा बी और 2 कोमा ए। तो ये क्या होगा, इस रिलेशन का कॉम्प्लीमेंट होगा। कहने का मतलब, अगर कोई रिलेशन आर है और उसका कॉम्प्लीमेंट आर डैश है, तो दोनों का अगर यूनियन कर दें तो क्या मिल जाती है आपको, ए क्रॉस बी मिल जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर आर डैश को हमने डिफाइन भी किया है कि आर डैश कैसे डिफाइन है आपका, आर डैश इक्वल टू द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स A, B, और जहाँ पर ए और बी जो है वो रिलेटेड नहीं होंगे। कहने का मतलब वो रिलेशन के ऑर्डर पेयर नहीं होंगे, वो किस में से, विद रेस्पेक्ट टू ए क्रॉस बी। यानी ए क्रॉस बी के तो, अगर कोई आर डैश में कोई ऑर्डर पेयर एक A, B है तो वो ए क्रॉस बी में तो होगा, लेकिन वो रिलेशन में नहीं होगा। जो कि हमने यहाँ पर देखा था कि जैसे ये दोनों रिलेशन में तो हैं लेकिन आर डैश में नहीं थे। तो इस तरह से आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। एग्जाम्पल मैंने दे ही दिया। नेक्स्ट है हमारा इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। Let A be a relation from set A to set B. The inverse of relation R is denoted by R inverse, which is a relation from set B to set A, such that R inverse equal to the set of order pairs B, A, such that A, B does not belong to R। अब इसको समझ लेते हैं हम कि यहाँ पर ए डज नॉट बिलोंग टू नहीं होगा। ठीक है, मैं अब इसको सही कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए पहले समझ लेते हैं। सपोज एक सेट है हमारा ए और एक सेट है हमारा बी। एक रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया ए से बी, आर। ए से बी हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया। सपोज इसमें जो एलिमेंट है हमारे ए से बी, एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, और वो रिलेशन हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। वो क्या है रिलेशन, 1, 1, 1, 3 और 2, 2 और 2, 4 और 2, 6। ये एक रिलेशन डिफाइन किया है, तो ये तो अंडरस्टूड है कि 1, 2
ये किसके एलिमेंट होंगे? फर्स्ट एलिमेंट जो होंगे किस सेट के एलिमेंट होंगे? ए के होंगे। और ये लास्ट वाले जो हैं 1 3 4 6, ये किसके एलिमेंट होंगे? सेट बी के होंगे। तो एक रिलेशन है हमारा। अब इस रिलेशन का आपको इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स में क्या करते हैं हम? ये जो ऑर्डर पेयर हैं हमारे, ये यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू की प्लेस पर बिलोंग्स टू होगा। इसको यहाँ पर सही कर लेना है आपको, बिलोंग्स। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? जो ये ऑर्डर पेयर हैं आपके 1 1, इनको आप रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। यानी जैसे कि यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि अगर A, B किस में है? रिलेशन में है। तो जब उसका आर इनवर्स बनाएंगे तो इसको रिवर्स कर दीजिए, तो B, A किस में होगा? आर इनवर्स में होगा। कहने का मतलब अब आपको इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो जो ऑर्डर पेयर हैं इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। यानी 1 को पहले लिखेंगे तो 1, और फिर बाद में 1। तो इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर देखिए, 3 को पहले लिख देंगे, 1 को बाद में। इसमें भी 2 को पहले और 2 को बाद में। ये 4, 2 हो जाएगा, और ये 6, 2 हो जाएगा। तो ये इस रिलेशन का इनवर्स हो जाएगा कि ऑर्डर पेयर को आपने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है। तो इस तरह से आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं किसी रिलेशन का। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये बात यहाँ पर लिखी भी हुई है। दस टू फाइंड आर इनवर्स वी राइट ऑल ऑर्डर पेयर्स इन रिवर्स ऑर्डर दैट बिलोंग्स टू आर। मतलब जो रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं जो ऑर्डर पेयर, उनका आप क्या कर देते हैं? उनको आप रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। तो उससे आप उस रिलेशन का इनवर्स फाइंड कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, मैंने दे ही दिया। ये एग्जाम्पल दे चुका हूं मैं ऑलरेडी आपको। नेक्स्ट है आपका यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ रिलेशन। अब हमें समझना है दो रिलेशंस का यूनियन और इंटरसेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं। तो लेट आर एंड एस बी टू रिलेशंस। हमारे पास दो रिलेशंस हैं इस बार। एक रिलेशन है आर और एक रिलेशन है एस। ठीक है। अब इन आर और एस रिलेशन की यूनियन और इंटरसेक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं उसको देखते हैं। तो आर यूनियन एस, ये यूनियन का सिंबल होता है। सेट थ्योरी में मैंने आपको बताया था। तो दो रिलेशन है आर और एस। एक रिलेशन है आर और एक एस। दोनों की यूनियन को हम डिनोट करते हैं आर यूनियन एस। ये कैसे फाइंड करते हैं? ये सेट होता है किसका? ऑर्डर पेयर का, x, y का। और जहां पर x, y किस में होने चाहिए? या तो आर में होना चाहिए या फिर एस में होना चाहिए। ये एस है यहाँ पर, एस। ठीक है। समझ लेते हैं एक बार। देखिए, एक रिलेशन है आपका आर, एक रिलेशन है एस। अब इनकी जब यूनियन बनेगी तो इस यूनियन में वो एक ऑर्डर पेयर आएंगे। तो ऑर्डर पेयर सपोज क्या आता है? x, y। तो ये x, y ऑर्डर पेयर कौन सा ऑर्डर पेयर लेंगे? यानी जो ऑर्डर पेयर या तो रिलेशन आर को बिलोंग करता हो या फिर रिलेशन एस को बिलोंग करता हो, या दोनों को बिलोंग करता होगा तब भी चलेगा। तो इस तरह से आप उन दोनों रिलेशन की यूनियन फाइंड करते हैं। इसी तरह से आप इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो इंटरसेक्शन में ये यहाँ पर आर होगा, ये यहाँ पर एस होगा। अब ये रिलेशन है हमारे आर और एस, तो इनकी इंटरसेक्शन को आप डिनोट करते हैं इस सिंबल से। इसको रीड करते हैं आर इंटरसेक्शन एस। ये क्या होता है? ये सेट होता है इसका ऑर्डर पेयर्स का। तो इसमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे? सपोज एक ऑर्डर पेयर अगर आपने x, y लिया, तो इसका मतलब ये x, y ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में भी होना चाहिए, और ये x, y ऑर्डर पेयर रिलेशन एस में भी होना चाहिए। यानी जो कॉमन ऑर्डर पेयर्स हैं उनका जो सेट होगा वही इंटरसेक्शन होगा। ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम क्लियर कर देते हैं। दो रिलेशन ले लिए हमने यहाँ पर। एक रिलेशन आर है और एक रिलेशन एस है हमारा। अब सबसे पहले हम इन दोनों की यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो आर यूनियन एस फाइंड करनी है आपको। तो देखिए, आपको क्या करना है?
यूनियन में क्या होता है कि इन दोनों रिलेशन में से उन ऑर्डर पेयर को लेना है, या तो जो एस में हो या फिर आर में हो या फिर दोनों में। तो देखिए 1,1 तो दोनों में है, ले सकते हैं, इसको ले लिया। 2,2 भी दोनों में है, ले लिया इसको भी। 3,3 है दोनों में, इसको भी ले लिया। 4,4 दोनों में है, इसको भी ले लिया। 3,4 आर में है तो इसको भी ले लिया, क्योंकि किसी एक में होगा तब भी लेंगे। उस तरह से 4,3 है तो इसको भी लिया जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक और आएगा, 4,3 भी आएगा। और उसके बाद 1,2 है तो 1,2 भी आएगा, और 2,1 भी आएगा। ये 4,3 भी इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इसको देख लेना आप ध्यान से। तो ये आ गई आर यूनियन एस। अब इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, उन ऑर्डर पेयर्स को लेते हैं जो दोनों रिलेशन में है, कॉमन है। देखिए 1,1 आर में भी है और एस में भी है, तो इसको लेंगे। उसके बाद 2,2 आर में भी है, एस में भी है, इसको लेंगे। 3,3 आर में भी है, एस में भी है, तो इसको भी लेंगे। 4,4 आर में भी है और एस में भी है, इसको लेंगे। बाकी 3,4 दोनों में नहीं है, 4,3 दोनों में नहीं है, 1,2 दोनों में नहीं है, और 2,1 दोनों में नहीं है, तो इनको नहीं लेंगे। यानी तो ये कॉमन ऑर्डर पेयर्स का जो सेट आ गया आर और एस का, ये क्या होगी, आर इंटरसेक्शन एस होगी। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।